कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से, जहां 9 अलग-अलग जातियां साथ रहती हैं। ड्रैगनूट्स, एल्व्स, ऑनस, ड्वार्व्स, डीमंस, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोक और ह्यूमंस। इन्हीं में से एक था लाइट, एक नौजवान एडवेंचरर जो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। लाइट अपने छोटे से गांव को अलविदा कहकर निकल पड़ता है, ताकत और पैसे की तलाश में। एक बड़े शहर पहुंचने के बाद भीड़ उसे धक्का मुक्की करती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और एडवेंचरर्स गिल्ड ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। जब वो अंदर जाता है तो वहां की रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या वो नया एडवेंचरर बनना चाहता है। लाइट सिर हिलाकर हाँ कहता है तो वो बताती है कि शुरुआत में उसे सबसे निचले एफ रैंक से शुरू करना होगा और पूछती है कि क्या उसके पास कोई खास एबिलिटी है। लाइट बताता है कि उसके पास एक अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी है, जिससे वो रैंडम कार्ड्स खींचकर कुछ भी समन कर सकता है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हैरान होती है, लेकिन जब लाइट एक टूटा हुआ फॉक्स समन करता है तो वो बिल्कुल चुप रह जाती है। लाइट थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ सिल्वरवेयर नहीं और भी चीजें समन कर सकता है, लेकिन उसके अगले रोल्स में सिर्फ सड़े हुए स्नैक्स निकलते हैं। लाइट का चेहरा उतर जाता है, उसकी किस्मत ने गलत वक्त पे उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट हंसकर कहती है कि हाँ, एफ रैंक बिल्कुल ठीक है उसके लिए। उसे एडवेंचरर कार्ड देकर वो कहती है कि अब वो जॉब बोर्ड से अपने मिशंस चुन सकता है। लेकिन जब लाइट बोर्ड के सामने खड़ा होता है तो वो समझ नहीं पाता कि क्या लिखा है। रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि वो पढ़ नहीं सकता और उसे देखकर थोड़ी दुखी हो जाती है। वो खुद उसके लिए जॉब पोस्ट पढ़ती है और लाइट खुश होकर कुछ आसान काम चुन लेता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे इतना पैसा मिल जाता है कि वो एक छोटा कमरा किराए पर ले सके। लेकिन उसी रात कुछ बीस्ट फोक बदमाश उसे घेर लेते हैं। उनके लीडर, एक कूल सा वुल्फमैन, उसका पैसा छीन लेता है। लाइट हाथ जोड़कर रहम मांगता है, लेकिन वुल्फमैन उसे जोर से मुक्का मार देता है और मजाक उड़ाते हुए अपने साथियों के साथ चला जाता है। आसपास के लोग भी किसी की तरह ध्यान नहीं देते। तभी एक दयालु एल्फ लड़की आती है और लाइट को उठने में मदद करती है। लाइट को यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत एल्फ उसके लिए झुक रही है। जैसी वो उसे उठाती है, आसपास के कुछ एडवेंचरर्स हंसने लगते हैं, लेकिन एल्फ उन्हें अनदेखा करती है। वो खुद को साशा बताती है और लाइट को अपने ग्रुप कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब से मिलवाती है। इस ग्रुप में हर सदस्य किसी न किसी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। वहां एक बीस्ट मैन गेरू, एक डीमन डियाब्लो, एक ड्वार्फ ओबैरो, एक डार्क एल्फ नैनो, एक सेंटोर सियान और एक ड्रैगनूट ड्रैगो भी होते हैं। लाइट को पता चलता है कि ये लोग 9 जातियों को एकजुट दिखाने के मिशन पर हैं और अब उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है। जब गेरू लाइट की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो पहले तो हैरान रह जाता है कि कोई उसे भी जरूरी समझ रहा है, फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेता है। कुछ ही दिनों बाद लाइट अपने नए साथियों के साथ एबिस नाम की एक डरावनी केव डंजन में जाता है। जैसे ही एक विशालकाय वर्म बीस्ट उस पर हमला करने आता है, गेरू अपनी तलवार से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन पीछे से एक और वर्म लाइट पर झपटता है, जिसे साशा अपने तीर से गिरा देती है। वो लाइट को डांटती है कि इतनी लापरवाही मत करो, ये दुनिया की सबसे खतरनाक डंजन है, यहां जरा सी गलती मौत ला सकती है। वो बैठकर लाइट के जख्मों की मरहम पट्टी करती है और लाइट बस उसे देखता रह जाता है। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा झलकने लगता है। साशा जब लाइट के जख्मों की देखभाल कर रही होती है तो बाकी पार्टी मेंबर्स उसे छेड़ने लगते हैं। अरे अरे, अब तो ये लाइट की मम्मी बन गई। ये सुनकर साशा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। कहती है कि उसे लाइट से कोई प्यार व्यार नहीं है, बस वो अपनी टीम के एक साथी की हिफाजत कर रही है। बाकी सब उसकी ये बात सुनकर हंसते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता। तभी ड्रागो माहौल हल्का करते हुए लाइट से कहता है, चलो यार, तुम तो हमारी टीम का बेस्ट चाय वाला हो। लाइट थोड़ा मुस्कुरा देता है और सब हंसते हुए डंजन के अंदर और गहराई में जाते हैं। कुछ देर बाद जब रास्ता बंद मिल जाता है तो ड्रैगो सबको रुकने को कहता है। लाइट सोचता है कि शायद सब अब थोड़ी देर आराम करेंगे, इसलिए वो सबके लिए चाय बनाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ड्रैगो ठंडे लहजे में कहता है, रुको लाइट, अब हमें तुम्हारी चाय की जरूरत नहीं, दरअसल हमें तुम्हारी ही जरूरत नहीं। लाइट पहले तो हंस देता है, सोचता है कि ये कोई मजाक है, पर ड्रैगो के चेहरे की गंभीरता देख उसका चेहरा उतर जाता है। गेरू आगे बढ़कर कहता है, हाँ लाइट, अब तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। लाइट हैरान होकर पूछता है, क्यों, मैंने क्या किया? गेरू मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। हमारे ग्रुप में तुम्हारे जैसे निकम्मे की कोई जगह नहीं है।
साशा भी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, मानो उसे उसकी मूर्खता से घिन आ रही हो। सायन और नैनो तो खुलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और डीमंस राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार इस बोझ से छुटकारा मिला। लाइट की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त थे। ड्रैगो हंसते हुए कहता है, दोस्त? हम तो बस तुम्हें रिक्रूट इसलिए किए थे क्योंकि सोचा था तुम्हारी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन निकला तो ये सब बेकार। गेरू बोलता है, तुम्हारे जैसे बेकार ह्यूमन की हमें कोई जरूरत नहीं। तुम एक फेलियर हो और हम तुम्हारे जैसे लूजर को अपने साथ रखकर नीचे नहीं गिरना चाहते। सायन हंसते हुए कहती है, वैसे तुम्हें निकालने में इतना टाइम क्यों लग गया, समझ नहीं आता। साशा ताना मारती है, अब मैं चैन से अपने मास्टर से शादी कर सकती हूं, उस बेवकूफ ह्यूमन बच्चे से नहीं। लाइट का दिल टूट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, ड्रैगो आदेश देता है, गेरू इसे खत्म कर दो। लाइट के भीतर डर की एक लहर दौड़ जाती है। गेरू अपने पंजे निकालता है और उसके गाल पर वार करता है। खून टपकने लगता है। बाकी सब उसे देखते रहते हैं और लाइट डर के मारे भागने लगता है। पीछे से गेरू हंसते हुए कहता है, भागो जितना भाग सकते हो, जल्द ही अबिस के मॉन्स्टर्स तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन तभी साशा तीर चलाकर लाइट के पैर में मारती है ताकि वो भाग ना सके। लाइट दर्द से जमीन पर गिर जाता है। गेरू मुस्कुराते हुए उसके पेट पर जोरदार लात मारता है, फिर उसे बेरहमी से पीटने लगता है। साशा उसे रोकती है, रुको, हमें इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए, इसे ऐसा दिखाना होगा जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। गेरू आखिरी वार के लिए पंजा उठाता है। लाइट रेंगता हुआ पीछे हटने की कोशिश करता है, जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता हुआ। गेरू हंसते हुए कहता है, कितनी मेहनत कर रहा है मरने से पहले। अचानक लाइट का हाथ किसी टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर पड़ जाता है। ड्रैगो चिल्लाता है, जल्दी खत्म करो इसे। लेकिन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक तेज रोशनी के साथ लाइट वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद लाइट डंजन के किसी और हिस्से में जागता है। उसका पूरा शरीर जख्मी है। वो सोचता है कि अब कोई भी मॉन्स्टर उसे कभी भी खा जाएगा। ठंडी हवा उसे अपने परिवार की याद दिलाती है और वो रो पड़ता है। उसे याद आता है कि कॉन्कॉर्ड ने पहले दिन उससे कितनी दयालुता दिखाई थी और अब वही लोग उसे मारना चाहते थे। लाइट के अंदर गुस्सा उमड़ने लगता है। उस धोखे की याद उसे अंदर से तोड़ देती है। वो सोचता है कि मैंने क्या किया था जो उन्होंने ऐसा किया। धीरे धीरे उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो और कहता है कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, एक एक को खत्म करूंगा। वो मुश्किल से उठता है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखता है, सामने एक लेवल 9999 तिएनर्थस बीस्ट खड़ा है। लाइट हैरान रह जाता है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे? तभी उसे समझ आता है, वो ट्रैप उसे अबिस के सबसे गहरे हिस्से में ले आया है। वो आंखें फैलाकर देखता रह जाता है जब गाचा डिवाइस एक जोरदार ऑरा छोड़ता है और एक प्राचीन फेरी को समन कर देता है, जो तुरंत लाइट को अपना मास्टर पहचान लेती है। वो रहस्यमयी फेरी उस मॉन्स्टर को चकनाचूर कर देती है, जैसे कोई प्यास काट रहा हो। मॉन्स्टर के टुकड़े नीचे गिरते हैं और फेरी बेहद ग्रेसफुल तरीके से जमीन पर उतरती है। लाइट की आंखों के सामने वो एक झटके में गंदगी साफ कर देती है, फिर उसकी तरफ बढ़कर विनम्रता से घुटना टेकती है और अपनी मैजिक से उसके सारे जख्म भर देती है। बिना पूछे हील करने के लिए वो लाइट से माफी मांगती है, क्योंकि उसे घायल देखकर सहन नहीं हुआ। लाइट खुद का परिचय देता है, विश्वास नहीं कर पाते कि उसने अभी अभी दुनिया की सबसे ओवर पावर्ड फेरी को खींच लिया। फेरी उसके नाम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे बार बार दोहराती है और पूरी लॉयल्टी की कसम खा लेती है। लाइट अनजान होने की वजह से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है कि वो लेवल 9999 एवर सीकिंग मेड है और उसका नाम मेई है। मेई बताती है कि वो लाइट के गाचा की एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है। लाइट सोचता है कि उसका गाचा तो हमेशा बेकार ही देता है, इसलिए उसे यकीन नहीं आता कि उसने इतनी ताकतवर चीज खींच ली। मैं उसे बहुत प्यारी निगाहों से देखती है और गुहार लगाती है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। उसकी उस दुख भरी शक्ल को देखकर लाइट आखिरकार मान लेता है और मेई उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करती है। मेई फिर कहती है कि वो लाइट के गाचा एबिलिटी की जांच भी कर सकती है और लाइट हैरान होता है कि उसके पास अप्रेजल स्किल भी है। मेई बताती है कि ये सिर्फ उसकी एक एबिलिटी है और फिर उसकी परमिशन मांगती है। जब लाइट हामी भर देता है, मेई की आंखें चमकने लगती हैं और वो उसे जांचने लगती है। जांच के बाद वो पता लगाती है कि गाचा ने लाइट को कई लेयर्स ऑफ सीक्रेट प्रोटेक्शन दी हुई है और मेई उसकी एबिलिटी से प्रभावित होती है।
वो समझाती है कि गाचा सरफेस पर बेकार लगता था क्योंकि लाइट पहले ऐसे इलाकों में जाया करता था जहां मैना बहुत कम थी, लेकिन यहाँ सुपर चार्ज्ड एबिस में आसपास का मैना गाचा ने सोख लिया और उसकी रेयर कार्ड आने के चांसेस बढ़ा दी। वो अनलिमिटेड गाचा कार्ड रैंक्स के बारे में बताती है, हाईएस्ट, एक्स्ट्रा रैंक और सुपर अल्ट्रा रेयर से लेकर नॉर्मल और एरर तक, और कहती है कि सरफेस पर मैना की कमी की वजह से कभी भी अच्छे पुल्स नहीं मिलते थे। लाइट की तारीफ करती है कि उसने खुद समझा कि गाचा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एबिस में आना चाहिए, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है कि अकेले आना बेहद खतरनाक था। लाइट बताता है कि वो अकेले नहीं आया था, वो अपनी पार्टी के साथ आया था, पर वे लोग उसे धोखा देकर यातना देने वाले बन गए। अपने क्रूर व्यवहार और तानों को याद करते हुए लाइट रो पड़ता है और मेई को सारी बात सुनाता है। वो बताता है कि कैसे पुराने ग्रुप ने उसे एक पैथेटिक ह्यूमन कहकर मजाक बनाया और वो बस अपनी फैमिली के लिए ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। मेई उसे सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। पार्टी की बेरहमी ने उसे अंदर तक हिला दिया। आखिर में लाइट दर्द से घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि वो इन क्रूर बीस्ट्स को कभी माफ नहीं करेगा। वो अपने पैर में लगी तीर को पकड़कर आंसू बहाता है और मेई चुपचाप उसे गले लगा लेती है। उसकी बाहों में लाइट थोड़ी सी शांति पाता है और रोना थम जाता है। मेई कहती है कि वो उसकी पीड़ा को पूरी तरह नहीं समझ सकती, पर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके कॉन्कॉर्ड से उनका बदला दिलाएगी। लाइट हैरानी से उसे देखता है और मेई कसम खाती है कि वो एक झटके में ही सबको उसके सामने खड़ा कर देगी। जैसे ही लाइट उठकर मेई को रोकता है, मेई मन ही मन सोचती है कि वो अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा दयालु है। वो कहती है, मास्टर इतने रहमदिल मत बनो, जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया वो दया के लायक नहीं है। लेकिन लाइट शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं मेई, इस हालत में मैं इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं खुद कमज़ोर था। बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं खुद मजबूत बनूंगा और अपने हाथों से उन्हें सजा दूंगा। लाइट को लगता है कि शायद मेई उसकी ये बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वो बिना हिचकिचाहट के कहती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ मास्टर, मुझे आपके इरादों पर पूरा भरोसा है। लाइट के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। मेई भी मुस्कुराती है और लाइट अपने गाचा डिवाइस को एक्टिवेट करता है। एक बार फिर एबिस के बीच में विशाल जादुई गोले घूमने लगते हैं और लाइट एक और जबरदस्त पावर टूल समन करता है। मेई गर्व से उसे देखती है। वो जानती है कि अब लाइट का असली सफर शुरू हो गया है। एबिस की अनंत मैना से पावर्ड होकर लाइट अपनी ताकत की तलाश में एक नया साम्राज्य बनाना शुरू कर देता है। 3 साल बीत चुके हैं उस दिन के बाद जब सब कुछ बदल गया था। अब लाइट अपने बनाए हुए एक शानदार महल में रहता है जहां सैकड़ों मेड्स उसकी सेवा में लगी रहती हैं। मेई हमेशा उसकी बगल में रहती है, जैसे उसने पहली मुलाकात के दिन वादा किया था। महल की सारी मेड्स उस पे फिदा हैं। जब भी वो सामने आता है सब खुशी से उसकी तारीफ करती हैं, बस इस उम्मीद में कि वो उन पर एक नज़र डाल दे। मेई उन्हें डांटते हुए कहती है, थोड़ा ठीक से बिहेव करो, ये कोई मेला नहीं है। लाइट मुस्कुराते हुए महल से बाहर निकलता है और लोकल मार्केट की तरफ बढ़ता है। वहां हर कोई उसे पहचानता है। एक वेंडर उसे आवाज लगाकर अपने स्टॉल पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। कुछ दूसरे दुकानदार बताते हैं कि देश में फूड की कमी चल रही है। लाइट तुरंत कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मेई उसे रोकते हुए बोलती है, इतने छोटे कामों के लिए आप परेशान मत होइए, लॉजिस्टिक इशू मैं संभाल लूंगी। लाइट थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अब उसे एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुकी है। वो मेई से पूछता है, बाकी मेरे लेजेंडरी समन्स कहाँ हैं? मेई जवाब देती है, यूकी जो बीस्ट टेमर है वो अभी डंजन के आसपास का एरिया मैप कर रही है और जंगलों में घूमकर किसी भी पॉसिबल खतरे की जांच कर रही है। लाइट को पता है कि जंगलों में कई मॉन्स्टर्स घूमते हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि यूकी जैसी जीनियस बीस्ट टेमर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेई आगे बताती है, एली जो मेज है वो आपकी ग्रैंड प्लान के लिए स्पेशल मैजिक बनाने में लगी हुई है। लाइट मन ही मन सोचता है, क्या एली इतना कॉम्प्लेक्स स्पेल बना पाएगी? इसमें तो बहुत सारी ट्रिकी चीजें हैं। फिर वो पूछता है, और नजुना वो वैम्पायर नाइट कहाँ है? मेई हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वो अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग में है, सोर्ड प्रैक्टिस करते हुए। लाइट सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहता है, वो लड़ाई में तो कमाल है, लेकिन बाकी चीजों में थोड़ी बेवकूफ है। लाइट के मन में एक ही बात चल रही थी, अब इस दुनिया को संभालने का अगला कदम क्या होगा? मेई हंसते हुए बताती है कि उसने नाजुना को महल के चारों ओर पेट्रोल करने का काम दिया है, ताकि वो अपनी खाली दिमाग से कोई बेवकूफ़ी न कर बैठे।
लाइट को इससे कोई दिक्कत नहीं, उसे पता है कि नाजुना जैसी लड़की के कारण ही महल का माहौल थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहता है। कुछ देर बाद लाइट और मेई वापस महल लौटते हैं, जहां जैक, जो उसकी 4 लेजेंडरी समन्स में आखिरी है, उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। मेई थोड़ा नाराज होकर जैक से कहती है, लाइट को सही तरीके से एड्रेस करो, लेकिन जैक, जो खुद को एक सच्चा सिग्मा मानता है, मेई की बातों को नॉनसेंस कहकर पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लाइट हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं मेई, जैक तो मेरे लिए भाई जैसा है। फिर वो कहता है कि अब वो उसके साथ ट्रेनिंग के लिए जाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचकर दोनों स्पार के लिए रेडी होते हैं। एक तेज मूवमेंट में लाइट बिजली की तरह दौड़ता है और सीधा जैक के एब्स पर मुक्का जड़ देता है। जैक थोड़ा पीछे खिसकता है लेकिन मुस्कुरा उठता है। वो कहता है, अगर कोई आम एडवेंचरर होता तो इस पंच से मर जाता, लेकिन मैं हूं ना, टैंक की तरह बना हूं, डैमेज एब्जॉर्ब करना मेरी आदत है। दोनों के पंचेस हवा में टकराते हैं, फिर पीछे हटते हैं और लाइट एक के बाद एक कई स्ट्राइक्स करता है जिन्हें जैक बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। इस बीच नाजुना अब भी महल की गलियों में पेट्रोल कर रही होती है, सिर झटकते गुनगुनाते चलती है। कुछ मेड्स उसे रोककर मीठी बातें करने लगती है। तुम्हारे रहते हमें बिल्कुल सेफ फील होता है नाजुना। नाजुना के चेहरे पर खुशी झलक उठती है, ठीक वैसे ही जैसे मेड्स चाहती थी। अब वो प्रैंक खेलने के मूड में आती हैं और कहती हैं, तुम लाइट के बेडरूम को भी चेक कर लो ना, कहीं वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं। नाजुना इस बात को सीरियस लेती है और फौरन बेडरूम की तरफ चल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, अंदर से मेई निकल आती है। नाजुना हैरान होकर पूछती है, आप लाइट के रूम में क्या कर रही थी? वो तो अभी ट्रेनिंग में है। मेई लाल होकर बोलती है, वो मैं बस रूम साफ कर रही थी। नाजुना कहती है, मुझे रूम चेक करना है, कहीं कोई डेंजर तो नहीं। मेई कुछ कहती उससे पहले ही नाजुना अंदर चली जाती है और देखती है कि बेड पूरा बिखरा हुआ है। वो भोलेपन से कहती है, लगता है कोई बेड पर लोटपोट हो रहा था, पिलोस सूंघ रहा था। मेई तुरंत संभल कर बोलती है, वो मेरी स्पेशल बेड मेकिंग स्टाइल है। नाजुना प्रभावित होकर पूछती है, क्या मैं भी सीख सकती हूँ? मेई हंसकर मना कर देती है, नहीं नहीं, ये मेरा सीक्रेट टेक्निक है। फिर नाजुना को याद आता है कि मेड्स ने उसे मेई को एक मैसेज देने को कहा था। वो पार्चमेंट निकालकर मेई को देती है। मेई उसे पढ़कर समझ जाती है कि बाकी मेड्स उससे नाराज हैं क्योंकि वो हमेशा लाइट के रूम को खुद साफ करती है और किसी और को मौका नहीं देती। मेई शांत होकर कहती है, तुम टेंशन मत लो नाजुना, मैं संभाल लूंगी। वो नाजुना को कुछ कॉइन्स देती है और कहती है, ये रखो और ये बात किसी को मत बताना। नाजुना खुशी खुशी पैसे लेकर बाहर निकल जाती है और मार्केट में जाकर सोचती है कि अब क्या खाया जाए। आखिर में वो फ्लफी पैनकेक्स और ताज़े दूध का कॉम्बो लेती है और खुश होकर वापस महल की ओर लौटती है। वापस आकर वो बैल्कनी पर यूकी को देखती है और पूछती है, तुम्हारा फॉरेस्ट वाला काम पूरा हो गया क्या? थकी हुई यूकी पार्चमेंट दिखाते हुए कहती है, हाँ मैं बन गया है, मेई को देने आई हूँ। नाजुना उसे बधाई देती है और फिर अपने पेट्रोल पर निकल जाती है। वो थ्रोन रूम में पहुंचती है जहां कोई नहीं होता तो वो पूरे जोश से चिल्लाने लगती है। फिर मजाक में थ्रोन पर कूद जाती है और खेलते खेलते एंजल स्टैचू का एक पंख तोड़ देती है। डर के मारे वो जल्दी से उसे आधा टूटा हिस्सा जोड़कर भाग निकलती है, सीधी बाहर की तरफ। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइट और जैक की लड़ाई जारी रहती है। कुछ देर बाद जैक हंसते हुए कहता है, बस आज के लिए इतना काफी है, चलो नहाने चलते हैं। दोनों जाइंट बाथ टब में बैठे होते हैं जब जैक कहता है, तू बहुत जल्दी सीख रहा है लाइट, डंजन के ज्यादातर मॉन्स्टर्स तेरे लिए बच्चों का खेल हैं, लेकिन याद रख कुछ ऐसे भी हैं जो तुझे मिटा देना चाहते हैं। लाइट का चेहरा गंभीर हो जाता है, उसे 3 साल पहले का धोखा याद आ जाता है और वो कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपना बदला नहीं ले लेता। उधर मेई अपने चैम्बर में बैठी 4 शरारती मेड्स को बुलाती है और उनकी लिखी शिकायत पढ़कर कहती है, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सामने आते ही सारी मेड्स चुप हो जाती हैं। फिर माफी मांगते हुए कहती हैं, हम तो बस आपका सपोर्ट दिखाना चाहते थे मेई, आपको बहुत काम करना पड़ता है। मेई ठंडे लहजे में बोलती है, मेरे काम की चिंता मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। वो लाइट के कमरे को साफ करने की उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा देती है और सजा देती है, अब जाओ थ्रोन रूम तक जाने वाले हॉलवे को हाथ से साफ करो। मेड्स हैरान होकर कहती हैं, इतना लंबा हॉलवे? मेई कहती है, हाँ, ताकि तुम बिजी रहो जब मैं लाइट के साथ मिशन पर बाहर रहूं। बाहर नाजुना एक शॉप के विंडो के पास खड़ी होती है, एक शाइनी गॉन्टलेट को ध्यान से देखती हुई, पर पैसे नहीं हैं। तभी एली वहां आ जाती है और पूछती है, क्या देख रही हो नाजुना? नाजुना गॉन्टलेट की तरफ इशारा करती है और पूछती है, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम्हें तो कंस्ट्रक्शन देखना था ना। एली मुस्कुराकर कहती है, सब सही चल रहा है तो मैंने थोड़ी छुट्टी ले ली। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, कौन लाइट के ज्यादा करीब है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एली गर्व से कहती है, मैं तो लाइट के रिवेंज प्लान में डायरेक्टली शामिल हूं, अनलाइक यू। वो आगे कहती है, अभी कुछ दिन पहले हमने साथ में चाय पी थी और प्रोग्रेस डिस्कस की थी। अगली बार तो मैं प्राइवेट डिनर प्लान कर रही हूं। नाजुना जलकर चुप रह जाती है और एली की स्मग स्माइल कमरे में गूंज उठती है, जैसे दोनों की राइवलरी बस और गहरी हो रही हो। नाजुना भी हंसते हुए कहती है,
तो क्या हुआ, मैं भी मास्टर के साथ चाय पीना चाहती हूँ। फिर एली की तरफ देखकर बोलती है, वैसे अगर कभी तुझे क्लोज कॉम्बैट में मदद चाहिए तो मुझे याद कर लेना। एली मुस्कुराती है और कहती है, जरूर, वो फेवर मैं किसी दिन कैश कर ही लूंगी। नाजुना फिर से अपनी बेफिक्र पेट्रोल ड्यूटी पर लौट जाती है, अपने उसी ब्रेनलेस अंदाज में। इधर महल के अंदर चारों मेज फिर से मेई के खिलाफ प्लान बनाने में लगी हैं। उनमें से एक कहती है, मेई तो बिल्कुल उस छोटे मूंछ वाले गुस्सेल आदमी जैसी है। बाकी 3 चौंके कहती हैं, चुप रह पागल, अगर मेई ने सुन लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर एक मेट कहती है, लाइट को मेई से इतना लगाव क्यों है पता है, क्योंकि वो उसकी पहली समन थी। दूसरी, जो पर्पल बालों वाली है, कहती है, और याद है यूकी को समन करने में लाइट को पूरे 2 महीने लग गए थे, मतलब वो दोनों 2 महीने डंजन में अकेले थे। सबकी आंखें फैल जाती हैं और फिर जेलसी में पागल होकर फ्लोर पर लोटपोट होने लगती हैं। 2 महीने अकेले, ओ नो। फिर उनमें से एक बोलती है, चलो वूडू मैजिक करते हैं मेई को इक्वेशन से निकालने के लिए। सब टेबल पर बैठकर डाय डाय मंत्र जपने लगती हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आती है। मेई दरवाजा खोलती है और गंभीर नजरों से सबको देखती है। तो यही चल रहा है यहाँ। मेट्स तुरंत खड़ी होकर माफी मांगने लगती हैं। हम बस थोड़ी जेलस हो गई थी मेई, हमारा वो मतलब नहीं था। मेई गहरी सांस लेकर कहती है, अजीब ख्यालों में खोना बंद करो। जब मैं समन हुई थी और यूकी नहीं आई थी, तब लाइट पूरा समय मैजिक सीखने और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस में लगा था। हमारे पास ऐसी बेवकूफियों के लिए वक्त ही नहीं था। मेट्स को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी मेई ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, असल में मैं सोच रही थी कि मैं तुम सब पर ज्यादा सख्त हूं, लेकिन लगता है मैं कम थी। वो आगे कहती है, अब जाओ और थ्रोन रूम भी साफ करो, चूंकि तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है कर्स करने का। अब वो पूरी तरह मेई की मर्सी पर थी। मजबूरी में उन्होंने पूरा थ्रोन रूम हाथ से साफ किया, बिना कुछ बोले। लेकिन जब ग्रीन बालों वाली मेड डस्टिंग कर रही थी, उसने गलती से एंजल स्टैचू का टूटा हुआ पंख गिरा दिया, वही जो नाजुना ने पहले तोड़ा था। सारे मेड सन रह गए। अब मेई हमें मार ही डालेगी। अगली सुबह लाइट डंजन में पहुंचता है, जहां नाजुना, एली और यूकी पहले से मौजूद होती हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग, और तभी नाजुना और एली फिर अपनी यूजुअल लड़ाई शुरू कर देती हैं। अचानक अंधेरे से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है, हेल हाउंड। लाइट का चेहरा जम जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे 3 साल पहले का वो डरावना दिन याद आ जाता है। वो जानता है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उस घटना का ट्रॉमा अब भी उसे अंदर तक हिला देता है। लेकिन उसकी पार्टी बिल्कुल नहीं डरती। नाजुना तलवार निकालते हुए चिल्लाती है, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। एली गुस्से में कहती है, मास्टर मुझे इजाजत दीजिए, मैं पूरी हेलहाउंड स्पीशीज को मिटा दूंगी। और यूकी शांत स्वर में कहती है, अगर मैं चाहूं तो इसे खुद नरक में धकेल सकती हूं। उन तीनों का ऑरा इतना भयंकर होता है कि हेलहाउंड खुद कांपने लगता है और पीछे हट जाता है। लाइट धीरे से उन्हें रोकता है, शांत हो जाओ सब। वो अपने डर को काबू में करता है, मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके सर पर हल्का सा हाथ रखता है। उसे पता है, अगर उसने मजाक में भी अटैक कह दिया तो उसकी लेजेंडरी समन सच में पूरी हेलहाउंड रेस को मिटा देंगी। वो उनकी तरफ मुड़कर गंभीर आवाज में कहता है, अब समय आ गया है, आज हम सरफेस पर लौटेंगे और अपनी रिवेंज प्लान की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गारू अ बीस्ट फोक फेडरेशन की राजधानी यानी सिटी ऑफ वुल्व्स में है, जहां सारे बीस्ट फोक उसके लिए जबरदस्त इज्जत दिखाते हैं। गारू रोज मिलने वाली तारीफों का पूरा मजा लेता है और बाकी सबको अपने नीचे समझता है। शहर में चलते हुए उसे एक इंसानी लड़का दिखता है जो कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा होता है। गारू बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाता है, उसे लात मारता है और चेहरे पर थूक देता है बिना किसी वजह के। फिर उसे बोलता है कि मेरी नजरों से दूर रहो, और अपने ग्रुप के साथ एक बार में चला जाता है। वहां सबके खाने पीने का बिल वो खुद भरता है। शान से कहता है कि मेरे पास तो नोटों के ढेर हैं भाई। उसके साथी भी उसकी जमकर तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तू तो हमारे जैसे लोअर क्लास लोगों का आइडल है यार। सबको अच्छा लगता है कि कैसे एक झुग्गी में पला बच्चा अब जल्द ही लीडर बनने वाला है। गारू ने समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है। बीस्ट फोक को अपने जन्म से अपने इंस्टिंक्ट्स का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। बाकी लोग कहते हैं कि भाई तेरा इंस्टिंक्ट तो सब में सबसे टॉप है, ड्रैगनॉट्स तक तेरी स्किल्स के आगे झुकते हैं। गारू हंसकर कहता है, भाई सब नाक का खेल है, स्मेल ही सब कुछ बताती है, बस सही काम सूंघो, गंदे कामों से दूर रहो, यही राज है मेरे सक्सेस का। वो बताता है कि कैसे उसे 3 साल पहले एक बड़ा काम मिला था और उसी से उसकी जिंदगी बदल गई। सब जानते हैं कि वो कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स वाले मिशन की बात कर रहा है, तो उससे पूछते हैं कि भाई वो वाला काम था क्या। गारू मुस्कुराता और बोलता है, अरे वो तो सीक्रेट है, फेडरेशन ने मना किया है कुछ बताने से। सब माफी मांगते हैं और फिर पीने लगते हैं, लेकिन गारू का दिमाग 3 साल पुरानी बातों में चला जाता है।
उसे याद आता है वो अब तक का सबसे आसान और मजेदार काम था। बस एक इंसानी बच्चे को मारना था जिस पर शक था कि वो किसी तरह का माइस्ट्रो है। उसने उसे मार दिया और आज वो अमीर और फेमस है। बस एक बात खटकती है, वो लाइट कभी मिला नहीं जब से वो टेलीपोर्ट हुआ था। लेकिन गारू को यकीन है कि वो बचा नहीं होगा। फिर भी वो सोचता है कि ये माइस्ट्रो आखिर ऐसा क्या है जिसे दुनिया भर के देश पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। पर फिर खुद को रोक लेता है, ज्यादा खोदना ठीक नहीं। तभी बार का माहौल बदल जाता है। दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है, मेई। वो सीधा गारू से पूछती है, क्या तुम कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स के मेंबर थे? गारू सिर हिलाकर हाँ कहता है। मेई खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं लाइट की सबसे वफादार मेड हूं। मैं अपने मास्टर की तलाश में हूं, वो नोबेल फैमिली से हैं। गारू हंस पड़ता है, अरे छोड़ो, ये कहानी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। मेई शांत रहकर कहती है, मुझे डिटेल्स बताने की इजाजत नहीं है। गारू सोच में पड़ जाता है, अगर ये सच बोल रही है। मेई बताती है कि वो दुनिया भर घूम रही है लाइट को ढूंढने के लिए, और हाल ही में उसे पता चला कि लाइट ने एक एडवेंचर पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन वो एबिस में मर गया। वो गारू से कहती है कि मुझे वहां तक लेके चलो जहां लाइट आखिरी बार देखा गया था। गारू चेतावनी देता है कि वहां जाना जानलेवा है, पर मेई बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगी। सब हैरान रह जाते हैं जब मेई अपना ब्रीफकेस खोलती है। अंदर सोने की ईंटें होती हैं। गारू को थोड़ा शक होता है, पर सोचता है इंसानी लड़की मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है, और वो डील मान लेता है और कहता है लाइट मेरा भाई जैसा था, पैसा तो कोई मायने नहीं रखता। गारू अकड़ के बोलता है, तुम जिसको देख रही हो वो वुल्फ ट्राइब का फ्यूचर लीडर है। मैं अपने सबसे एलीट योद्धाओं को लेकर तुम्हें एबिस तक एस्कॉर्ट करूंगा। मेई मुस्कुराती है, आंखों में नकली आंसू लिए कहती है, थैंक यू। अंदर ही अंदर वो जानती है गारू उसके जाल में फंस गया। गारू और उसकी टीम 1 महीना लगाकर उसे एबिस के उस हिस्से तक ले जाते हैं। मेई रास्ते भर थकी और मासूम बनने का नाटक करती है। गारू को पूरा यकीन हो जाता है कि ये तो आसान काम है, बस इसे लाइट की कब्र तक पहुंचा दूं और फिर वहीं इसका खेल खत्म कर दूंगा। जब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां लाइट मरा था, गारू कहता है, हम पर मॉन्स्टर के झुंड ने हमला किया था। उन्होंने लाइट को फाड़ दिया और फिर वो टेलीपोर्ट ट्रैप में फंस गया और कभी नहीं मिला। मेई रोने लगती है, लाइट के लिए आंसू बहाती है। गारू दुख दिखाते हुए कहता है, कुछ कर ही नहीं पाए, सब बहुत अचानक हुआ। इतने में गारू के साथी पीछे से एस्केप रूट ब्लॉक कर देते हैं। गारू अब एक्शन लेने को तैयार होता है, पर तभी मेई रोते हुए बोलती है, मेरा दिल सच में लाइट के लिए रोता है। उसे इस गंदी अंधेरी डंजन में लाया गया, धोखा दिया गया और लगभग मार दिया गया। अगर मैं उसके साथ पहले होती तो वो कभी इस दर्द से नहीं गुजरता। उसे लातें नहीं पड़ती, तीर नहीं झेलने पड़ते। गारू चौंक कर पीछे हटता है। इसे ये सब कैसे पता? ये बातें तो सिर्फ कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स और कुछ टॉप लेवल लोगों को ही पता थीं। गारू गुस्से में मेई से पूछता है, तू है कौन? किसके लिए काम करती है? कहीं किसी दूसरी ट्राइब ने तुझे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए तो नहीं भेजा? मेई कुछ पल चुप रहती है, फिर शांत आवाज में कहती है, मेरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर लाइट के लिए है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर उंगली उठाई तो जल्द ही पता चल जाएगा कि असली गंदगी किसके अंदर है। जब तुम्हारी आंतें जमीन पर बिखरी होंगी, वो जैसे ही उठती है उसका सिर्फ खड़ा होना ही सबके शरीर में डर भर देता है। गरू को समझ नहीं आता कि एक इंसानी लड़की से उसे इतना डर क्यों लग रहा है। वो खुद को याद दिलाता है, ये तो बस एक इंसान है, गंदगी का टुकड़ा, हमारे जैसे बीस्ट फोक के लिए तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मे की आंखों में देखते ही उसे महसूस होता है, मैं तो अब मर चुका हूं। लेकिन तभी कुछ होता है, एक जानी पहचानी आवाज आती है, बस में शांत हो जाओ, गरू मेरा शिकार है। वो आवाज लाइट की थी। मेई तुरंत पीछे हट जाती है और सिर झुका लेती है। बाकी बीस्ट फोक हैरान रह जाते हैं, एक इंसानी लड़का एबिस के बीच में कैसे पहुंच गया? गरू पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों झलकते हैं। लाइट आगे बढ़ता है, चेहरा दिखाता है, और गरू का सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाता है। वो सच में जिंदा है? गरू का डर पल भर में गुस्से में बदल जाता है। तू जिंदा कैसे है? लाइट मासूम मुस्कान के साथ कहता है, 3 साल का ब्याज लेकर आया हूं गरू। बाकी बीस्ट फोक पूरे कंफ्यूजन में हैं, समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है। गरू खुद को संभालते हुए हंस पड़ता है, वाह, तू तो कमाल का मजाक है। एक लेवल 15 का इंसान मेरे जैसे लेवल 150 के सामने बदला लेने आया है। इंसान सच में बेवकूफ ही होते हैं। वो जोर से हंसता है। कभी कभी सोचता हूं भगवान का शुक्र है कि इंसान इतने मूर्ख पैदा हुए। गरू कहता है, अब जब मैं तेरा सिर काट के फेडरेशन ले जाऊंगा तो मुझे बीस्ट फोक का लाजा बना देंगे। लाइट हल्की सांस छोड़ता है, तुझे जरा भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं जिंदा कैसे हूं?
या मैं मेरे साथ क्यों है? गरु मानता है कि सवाल वाजिब है। सही कहा तूने, पर फर्क नहीं पड़ता। दो इंसान हमारे जैसे बीस्ट फोक के सामने क्या कर लेंगे? मेरी टीम के सब लोग 130 प्लस लेवल के हैं और तू बस एक इंसान, वो भी किसी काम का नहीं। गरु सोचता है कि शायद वो तभी बचा क्योंकि मे ने किसी तरह उसे बचा लिया। लाइट कुछ नहीं कहता, बस हल्का मुस्कुराता है। गरु अब टाइम बर्बाद नहीं करता। अब दिखा दूं असली जानवर कौन है। वो अपनी पूरी टीम को हमला करने का इशारा देता है, लेकिन अगले ही पल सिर्फ 1 सेकंड में सबके सिर हवा में उड़ जाते हैं। मे खड़ी होती है, सबको पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। वो ठंडी नजरों से गरु को देखती है। जो भी मेरे मास्टर को धमकाएगा उसका सिर ऐसे ही उड़ेगा। लाइट उसे देखकर मुस्कुराता है। थैंक्स मे, अब एग्जिट ब्लॉक कर दो। मे थोड़ा शर्माती है लेकिन तुरंत आदेश मानती है। कोई यहां से निकल नहीं पाएगा मास्टर। बीस्ट फोक में अफरा तफरी मच जाती है। गरु चिल्लाता है, शांत रहो, वो बस ट्रिक थी, सस्ते वार ही कर सकते हैं इंसान। लाइट कहता है, 3 साल में भी तू नहीं बदला गरु। अब भी सोचता है इंसान कमजोर होते हैं। गरु गर्व से कहता है, कमजोर नहीं, बेकार हैं। हमारे मुकाबले तो कुछ भी नहीं। हमारी रेस फूड चेन के टॉप पर है। लाइट धीरे से पूछता है, तो फिर तेरे 2 साथी अभी मरे कैसे? गरु बड़बड़ाता है, शायद तूने कोई मैजिक आइटम यूज किया होगा। फिर गुस्से में वो और उसकी बाकी टीम दोबारा लाइट पर झपटते हैं, लेकिन इस बार लाइट बिना किसी कोशिश के उन्हें हवा में उछाल देता है। एक एक करके सब गिर जाते हैं। वो नीचे झुककर कहता है, बस इतना ही था। गरु गुस्से में दांत पीसते हुए उठता है, मैं तेरे जैसे गंदे इंसान से बेहतर हूं। वो अपनी जेब से एक चमकता हुआ मैजिक मार्बल निकालता है। अब तेरा चेहरा मिटा दूंगा इस दुनिया से। वो मार्बल जमीन पर फेंकता है और पूरा इलाका हिल जाता है। धुएं के बीच से निकलता है, मैजिक बीस्ट फेनरिर। गरु गर्व से चिल्लाता है, अब देख, ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, लेवल 500 फेनरिर। बाकी बीस्ट फोक हैरान रह जाते हैं, इतना ताकतवर बीस्ट। लेकिन लाइट बस हल्की सांस छोड़ता है। लेवल 500? बस। गरु हंसते हुए कहता है, अब तो तू पागल हो गया है। अब रो गिड़गिड़ा जैसे 3 साल पहले किया था। लाइट बस शांति से कहता है, आजा गरु, मैं अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं, कर जो करना है। गरु गुस्से में चिल्लाता है, तो मरने की तैयारी कर ले। फेनरिर पूरी ताकत से गरजता है। उसका मैजी बीस्ट हाउल पूरे मानापूल को एक ही ब्लास्ट में छोड़ देता है और पूरा एबिस हिल उठता है। गरु को पूरा यकीन था कि यह ब्लास्ट किसी भी इंसान को राख में बदलने के लिए काफी है, लेकिन उसकी हंसी वहीं थम जाती है जब वो देखता है कि लाइट उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, एक खरोंच तक नहीं। वो अविश्वास में जम जाता है, जबकि लाइट बहुत आराम से कहता है, इतने स्टाइलिश नाम रख लिए अपने अटैक के, लेकिन असल में तो बस थोड़ा धूल उड़ाया है तूने। गरु के लिए यह बात समझना मुश्किल था कि कोई इंसान लेवल 500 वाले मॉन्स्टर के वार को ऐसे झेल सकता है, लेकिन लाइट अब बारी अपनी समझता है। अब मेरी बारी है गरु। तूने अपने इस कुत्ते को फेनरिर बुलाया, तो अब मैं तुझे असली फेनरिर दिखाता हूं। वो अपनी जेब से एक अल्ट्रा रेयर कार्ड निकालता है और उस कार्ड से निकलता है लेवल 9000 प्राइमल गॉड वुल्फ फेनरिर। सारा माहौल जम सा जाता है, हवा भारी हो जाती है। लाइट बस धीरे से बोलता है, अपने फेनरिर को खत्म कर दो। गॉड वुल्फ फेनरिर बिना कोई कोशिश किए बस हल्की सी आइसी हवा छोड़ता है और गरु का फेनरिर पूरी तरह से जमकर बर्फ के टुकड़ों में टूट जाता है। गरु पीछे गिर जाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। ये तो लेवल 500 फेनरिर को एक पल में मिटा सकता है। उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था। लाइट शांत स्वर में कहता है, वैसे मैं चाहूं तो उस लेवल 520 को अकेले ही खत्म कर सकता था। गरु के चेहरे पे सवालों की लकीरें हैं, तो लाइट फैसला करता है सच्चाई दिखाने का। वो मुस्कुराकर अपनी स्टैट्स दिखाता है, लेवल 9999। पूरा हॉल हैरानी से भर जाता है। इंसान तो लेवल 100 तक ही जा सकते हैं, कोई चिल्लाता है। गरु हकलाते हुए कहता है, तू झूठ बोल रहा है, तू असली लाइट नहीं हो सकता। 3 साल से तू जरा भी बड़ा नहीं हुआ। लाइट मुस्कुराकर अपना हाथ उठाता है, मैं ये पहनता हूं ब्रेसलेट ऑफ यूथ, ये मुझे बूढ़ा नहीं होने देता। मुझे वो सारे दर्द, गुस्सा और डर याद रखने देता है जो मैंने 3 साल पहले झेले थे। अब गरु को समझ आ जाता है, ये इंसान नहीं, राक्षस है। वो डर के मारे हथियार फेंक देता है और जमीन पर झुक जाता है। कृपा करो लाइट, मैं मजबूर था। फेडरेशन ने आदेश दिया था, मैंने कभी तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। वो बाकी सब पर इल्जाम डालने लगता है, आज का प्लान भी मेरे साथियों का था, मैंने कुछ नहीं किया। बाकी बीस्ट फोक उसकी झूठी बातों पर गुस्सा होते हैं, पर गरु उन्हें चुप करा देता है।
हाँ, मैंने धोखा दिया, पर याद है ना लाइट, हमारे बीच अच्छे पल भी थे। लाइट उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो सीधा पूछता है, 3 साल पहले जो माइस्ट्रो की बात तुम लोगों ने की थी, वो क्या थी? सरकारें उस माइस्ट्रो को ढूंढने में इतनी पागल क्यों हैं? गरु डरते हुए कहता है, हमें बस कहा गया था कि उसे ढूंढो, बाकी कुछ नहीं बताया गया। लाइट की आवाज ठंडी पड़ती है। और जब तुम्हें पता चला कि मैं माइस्ट्रो नहीं हूं, तब तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? गरु गिड़गिड़ाता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। बाकी 20 फोक जान बचाने के लिए झूठ बोलने लगते हैं। हमें पता है, हमें जवाब पता है। अगले ही पल मेई हवा में झपकती है और कुछ सेकंड में सबके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो कहती है, मेरे मास्टर को धोखा देने की कोशिश की सजा मौत है। अब बस गरु अकेला रह गया है। लाइट उसकी ओर बढ़ता है। एक और सवाल है। वो पूछता है, अगर मैं सरफेस वर्ल्ड पर युद्ध छेड़ दूं तो क्या तुम्हें लगता है मैं जीत सकता हूं? लाइट चेतावनी देता है, झूठ मत बोलना, मेई के पास आई ऑफ ट्रूथ है, वो सब देख लेती है। गरु कांपते हुए कहता है, शुरुआत में तो तू सब पे भारी पड़ेगा, लेकिन दुनिया की बाकी नेशंस सालों से हथियार, आर्मर और स्पेशल आइटम्स इकट्ठा कर रही हैं। अकेले तू शायद मुश्किल में पड़ जाएगा। लाइट हल्के से मुस्कुराता है, यही तो मैं जानना चाहता था। एक इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, युद्ध एक अकेले की चीज नहीं होती। फिर वो अपने पास की टेलीपोर्ट कार्ड निकालता है और दोनों गायब हो जाते हैं। गरु डर के मारे आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो खुद को एक विशाल महल में पाता है। वहां हजारों क्रीचर्स लाइट के सामने झुके हुए हैं। बीस्ट फोक, ड्रैगन्स, फेरी मेड्स, लिविंग आर्मर्स और कई अजीब रेसेस। लाइट अपने सिंहासन पर बैठता है और कहता है, सभी अपने स्टैट्स दिखाओ। सामने नजारे देखकर गरु की सांसें थम जाती हैं। कुछ लेवल 8000 के हैं, कुछ 9000 के, कुछ 6000 के, लेवल 5000 के लिविंग आर्मर्स और 3 लेवल 7777 के नाइट्स, जिनमें जैक भी शामिल हैं। पूरी आर्मी लेवल 1500 से ऊपर है और मेई, नेजुना, एली, आओयुकी और खुद लाइट सब लेवल 9999। लाइट गर्व से कहता है, ये वो सेना है जो मैंने पिछले 3 सालों में बनाई है। गरु का फर एकदम ग्रे हो जाता है। डर से कांपते हुए वो लाइट को देखता है। लाइट मुस्कुराकर फिर पूछता है, अब बता गरु, क्या तुझे लगता है मैं सरफेस वर्ल्ड के खिलाफ युद्ध जीत सकता हूं? गरु जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उसके चेहरे का डर ही सब कह देता है। लाइट धीरे से कहता है, बहुत बढ़िया, तूने अपनी सजा कमा ली है, मौत से भी बुरा दर्द और निराशा। गरु के दिल में सन्नाटा छा जाता है। उसे एहसास होता है कि कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स और वो खुद ही इस मॉन्स्टर को जन्म देने के जिम्मेदार हैं। वो लाइट को देखता है। अब वो सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो है लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। आंखों में आंसू लिए गरु पूछता है, क्या तू भगवान बनना चाहता है? लाइट हल्की हंसी के साथ कहता है, मुझे ये ख्याल बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई है जो मुझसे सच्चाई छिपा रहा है, शायद किसी नेक कारण से या फिर किसी अंधेरे इरादे से। अब तय ये करेगा कि मैं एक दयालु देवता बनूं या एक राक्षसी सम्राट, क्योंकि मेरी शक्ति से मैं दुनिया को वरदान भी दे सकता हूं या इसे मौत और निराशा में डुबो सकता हूं। वो सिंहासन से उठता है और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अब वक्त आ गया है एबिस से निकलकर सरफेस की ओर बढ़ने का। कुछ महीने बीत जाते हैं जब लाइट आखिरकार डंजन्स की गहराई से निकलता है। अपने साथियों के साथ वो अपने पुराने गांव की तरफ जाता है, इस उम्मीद में कि वो अपने परिवार को दिखा सके कि अब वो इतना स्ट्रांग बन चुका है कि हमेशा उनकी हिफाजत कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है, उसके चेहरे की खुशी और घर लौटने की चमक अचानक गायब हो जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और डर भर जाता है। पूरा गांव खंडहर बन चुका था। वो टूटे हुए घरों के बीच दौड़ता है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा और जमीन पर गिर जाता है बिल्कुल बेबस होकर। मे और बाकी सब उसे शांत करते हैं और वादा करते हैं कि जिसने भी ये सब किया है वो उसका बदला जरूर लेंगे। लाइट के पास बस एक ही उम्मीद बची थी। जब उन्होंने गांव में तलाश की तो बाकी मरे हुए लोगों में उसके परिवार के शव नहीं मिले। ये सोचकर उसके दिल में थोड़ी सी आस जगती है कि शायद उसका परिवार उस खूनी हमले से बच गया हो और अभी कहीं छिपा हुआ हो। कुछ हफ्ते बाद लाइट फिर से उस तबाह गांव में लौटने का फैसला करता है। पिछली बार वो इतना टूट चुका था कि शायद कई जरूरी बातें उसकी नजर से छूट गई थीं। इस बार उसके साथ एक आर्मर्ड नाइट गोल्ड और एक ग्रे हेड असैसिन नेमुमू है।
गांव का नजारा फिर से देखकर उसके अंदर डर उठता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। अपने साथियों की मदद से वो मरे हुए गांव वालों के लिए कई कब्रें बनाता है और उन पर फूल चढ़ाता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये हमला किसी दूसरी जाति के एडवेंचरर्स की पार्टी ने किया होगा। इसी बीच गोल्ड शिकायत करने लगता है कि अगर वो जल्द नहीं चले तो उन्हें रात खुली जगह पर गुजारनी पड़ेगी। नेमुमु उसे डांटती है कि लाइट शोक में है और उन्हें उसे जितना वक्त चाहिए देना चाहिए। गोल्ड जवाब देता है कि वो लाइट के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों तक या नर्क की गहराइयों तक जा सकता है, लेकिन अभी उन्हें एक सुरक्षित जगह भी ढूंढनी है ताकि लाइट थोड़ा आराम कर सके। नेमुमु कुछ नहीं कह पाती और ये छोटी सी बहस लाइट के चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आती है। वो उठकर कहता है, रिलैक्स करो यारो, मैं ठीक हूं। लाइट कहता है कि वो जल्द ही रहने की जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। सब जानते हैं कि उनकी ताकत पूरे दुनिया का सामना करने के लिए काफी है, पर लाइट अब भी मानता है कि उन्हें संभल कर चलना चाहिए और बिना वजह किसी बड़े युद्ध में नहीं कूदना चाहिए। गोल्ड भी सहमत होता है और कहता है, अगर जीत बिना गड़बड़ी के चाहिए तो अपने दुश्मन को उतना ही जानो जितना खुद को जानते हो। लाइट सिर हिलाता है और कहता है कि उन्हें पहले हर देश की ताकत का अंदाजा लगाना होगा। साथ ही उसे शक है कि उसके गांव पर हुआ हमला शायद इस वजह से था कि वो एक पोटेंशियल माइस्ट्रो हो सकता है। उसे याद आता है कि वही सीक्रेट सोसाइटी जिसने कभी उसे मारने का फरमान जारी किया था शायद उसके गांव तक पहुंच गई। ये सोचकर उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है और वो कसम खाता है कि इस दुनिया की सारी बुराई को मिटाने के लिए वो इसे जला डालेगा। नेमुमु उसकी आंखों से निकलती आग देखकर दंग रह जाती है, लेकिन गोल्ड उसे शांत करता है। लाइट को अभी अपना गुस्सा काबू में रखना होगा, शहर में हमें कोई हंगामा नहीं चाहिए। ये सुनकर लाइट थोड़ा संभलता है। वो अपनी जेब से एक अजीब सी डार्क लुकिंग मास्क निकालता है और पहन लेता है। फिर तीनों उड़ते हुए डैगोस शहर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में नेमुमु पूछती है, शहर पहुंचकर क्या करने वाले हैं? लाइट जवाब देता है, फिलहाल लो प्रोफाइल में रहना है ताकि कॉनकॉर्ड ऑफ 12 को कोई शक ना हो, और हाँ, सबसे पहले एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही लाइट प्लान बनाता है कि अब उनकी पार्टी का रैंक जितना जल्दी हो सके बढ़ाना है। जितना ऊंचा रैंक होगा उतनी ज्यादा जानकारी उन्हें मिलेगी। कुछ लोग मदद के लिए आएंगे तो कुछ लोग उनका भरोसा और प्रोटेक्शन पाने के लिए। गोल्ड इस आइडिया को बढ़िया कहता है, लेकिन पूछता है, अब आगे से पैदल चलें क्या? वरना अगर ऐसे ही उड़ते रहे तो सबकी नजर हम पर आ जाएगी। लाइट हंसकर हामी भरता है और तीनों जमीन पर उतरकर पैदल चलने लगते हैं। जंगल के रास्ते में चलते हुए उन्हें आगे से कुछ शोर सुनाई देता है, जैसे कोई झगड़ा चल रहा हो। पास जाकर देखते हैं कि कुछ ड्वार्व्स ने एक आदमी और उसकी छोटी बेटी को चारों तरफ से घेर रखा है, उन्हें लूटने के इरादे से। तभी ड्वार्व्स की नजर गोल्ड की चमकती हुई आर्मर पर पड़ती है और वो तीनों को बाहर आने को कहते हैं। लाइट मुस्कुराता है और अपने साथियों को आदेश देता है, इन छोटे गुंडों को निपटा दो। नेमुमु पलक झपकते ही सब ड्वार्व्स को काबू में कर लेती है। कुछ ही मिनटों में वो सब रस्सियों से बंधे जंगल के बीच पड़े रहते हैं और वो आदमी ग्रैटिट्यूड में लाइट और उसकी टीम को शहर दागास तक छोड़ने का ऑफर देता है। उसकी छोटी बेटी बड़ी हैरान और खुश है। उसने पहले कभी किसी इंसान को ड्वार्फ को हराते नहीं देखा था। आदमी भी मानता है कि ऐसे ताकतवर इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो पूछता है, क्या तुम लोग कोई मशहूर एडवेंचरर्स पार्टी हो? लाइट मुस्कुराकर सच बताता है, अभी तो रजिस्टर भी नहीं हुए हैं। ये सुनकर आदमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर भी वो कहता है कि लाइट सही जगह आया है। दागास शहर ड्वार्फ किंगडम की बॉर्डर पर बना है, जहां इंसान और एल्वन किंगडम्स दोनों से कनेक्शन है। यहाँ ढेरों डंजन्स और एडवेंचरर्स हैं, इसलिए झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन व्यापार भी उतना ही ज्यादा है। वो बताता है कि शहर इंसानों में भी काफी मशहूर है, लेकिन कई जगह इंसानों के साथ भेदभाव होता है। इसलिए उसने खुद एक इन खोला है जहां हर जाति के लोगों को बराबर इज्जत मिलती है। शहर के गेट पर पहुंचकर लाइट और उसकी पार्टी गाड़ी से उतरती है। वो आदमी कहता है, मुझे कर्नल बुला लेना और अगर रात रुकना चाहो तो मेरे इन में जरूर आना। लाइट उसे धन्यवाद देता है और अंदर की ओर बढ़ता है। शहर के अंदर का नजारा शानदार है। हर गली में दुकानें, हथियार और आर्मर बिक रहे हैं और ड्वार्फ्स अपनी फोर्ज में तलवारें और ढाले बना रहे हैं, जिससे पूरी सड़कें रोशनी से भर गई हैं। ये सब देखकर लाइट और उसके साथी एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर बढ़ते हैं।
अंदर पहुंचते हैं तो एक बड़ा हॉल दिखता है जहां चारों तरफ लोग क्वेस्ट बोर्ड्स के पास इकट्ठा हैं। लाइट देखता है कि वहां कई इंसान एडवेंचरर्स भी मौजूद हैं, लेकिन भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। बाकी जातियों के एडवेंचरर्स के लिए सब रास्ता छोड़ देते हैं। लाइट अभी कुछ नहीं कहता और सीधा रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाता है। वहां उन्हें रैंक F दिया जाता है। नेमोमू गुस्से में फट पड़ती है। अपना रवैया ठीक कर लो वरना कोई और ठीक कर देगा। लाइट जितना स्ट्रांग है उसे कम से कम S रैंक तो मिलना चाहिए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ताने मारते हुए कहती है, अपनी बदबूदार ह्यूमन एटीट्यूड को पीछे रखो और जो रैंक मिला है उसी में खुश रहो। नेमोमू कुछ कहने ही वाली थी कि लाइट उसे रोक लेता है। वो मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट से माफी मांगता है, रैंक F स्वीकार करता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही नेमोमू शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, लाइट मुझसे गड़बड़ हो गई। लेकिन लाइट शांति से कहता है, कोई बात नहीं, अब चलो कर्नल के इन में, वहीं से अगला कदम सोचेंगे। कर्नल उन्हें फिर से देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, बताओ लाइट, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लाइट शांति से कहता है कि उसके पास एक थोड़ा अजीब सा रिक्वेस्ट है। वो पूरी ऊपरी मंजिल 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहता है और उस दौरान वहां कोई और नहीं जा सकेगा, यहां तक कि इनके स्टाफ का कोई सदस्य भी। वो पहले से माफी मांगता है अगर इससे कोई परेशानी हो, लेकिन बताता है कि ये बहुत जरूरी है। फिर वो एक थैली में भरे सोने के सिक्के निकालता है और पेमेंट के तौर पर कर्नल को दे देता है। कर्नल तुरंत मना कर देता है, मैं उस इंसान से पैसे नहीं ले सकता जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन लाइट जोर देकर कहता है कि ये उसके लिए जरूरी है। आखिरकार कर्नल मान जाता है और पैसे स्वीकार कर लेता है। ऊपर पहुंचकर लाइट कुछ जादुई बैरियर्स लगाता है ताकि कोई भी बाहरी नजर उन पर ना पड़ सके। फिर वो अपना मास्क और क्लोक उतार देता है और थोड़ा आराम करने लगता है। नेमोमू उसे देखती है और कहती है, लाइट, तुम्हें खुद इतनी रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी। मैं और गोल्ड सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते थे। तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर फिर भी सावधानी जरूरी होती है। लाइट ये सुनकर भड़क जाता है। वो खड़ा होकर पूछता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं बदला लेने का हक छोड़ दूं? उन लोगों को सजा न दूं जिन्होंने मेरे गांव और परिवार को मिटा दिया? उसकी आंखों में वही पुरानी मौत जैसी ठंडी और डरावनी चमक लौट आती है। नेमोमू डर जाती है और जमीन पर झुककर माफी मांगती है। मेरा वो मतलब नहीं था लाइट, मैंने तुम्हें दुखी करने का इरादा नहीं रखा। थोड़ी देर बाद लाइट खुद को संभालता है, नेमोमू को उठाता है और कहता है, मुझे माफ करना, तुम बस मेरी सुरक्षा चाहती थी, मुझे समझना चाहिए था। अगली सुबह वे डंजन में जाने की तैयारी करते हैं। सब अपने अपने गियर पहनते हैं और एक लंबी लाइन में लगते हैं जो डंजन के गेट तक जाती है। लाइन में खड़े रहते हुए 3 हुडेड फिगर्स अचानक आगे घुस जाते हैं, एक ग्रुप के यंग ह्यूमन एडवेंचरर्स के बीच। उनके चेहरे पर इतनी घमंड भरी कॉन्फिडेंस थी कि किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लाइट समझ जाता है कि वो किसी और रेस के एडवेंचरर्स हैं, पर जब बाकी इंसान डर से चुप थे, वो आगे बढ़कर कहता है, लाइन में वापस जाओ जैसे बाकी सब खड़े हैं। एक हुडेड आदमी गुस्से में पलटकर देखता है, हैरान कि एक ह्यूमन ने उससे सीधे बात करने की हिम्मत की। लाइट कहता है, अगर तुम किसी नोबल फैमिली से हो तो शायद तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ कोई तमाशा बने। लेकिन वो आदमी खुद गुस्से में था, तलवार निकालने ही वाला था कि उसकी टीम का दूसरा साथी उसे रोक लेता है। वो तीनों पीछे हट जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो आदमी लाइट की तरफ इशारा करके कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। बाकी इंसान एडवेंचरर्स लाइट के लिए चीयर करते हैं। हम में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन पर कुछ बोल पाते। फिर एक यंग एडवेंचरर लाइट से पूछता है, आपके पास कोई सप्लाईज नहीं है क्या? ये डंजन बहुत बड़ा है, कई दिन लग सकते हैं इसे क्लियर करने में, इसलिए हम सब कैंप गियर लाते हैं। थोड़ी देर बाद सब डंजन के अंदर पहुंचते हैं, एक बिल्कुल नए संसार में, जहां अलग अलग क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। लाइट पहले चारों तरफ नजर दौड़ाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई नहीं है। फिर वो कंसीलमेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है और फ्लाइट मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि तीनों बिना किसी को दिखे डंजन के अंदर उड़कर जा सकें। उधर जंगल के बीच वही हुडेड आदमी अब अपना क्लोक उतारकर गुस्से में दहाड़ता है। वो कहता है, मेरा नाम काइडो है, मैं सबसे कम उम्र का एल्फ हूं जिसने एलीट व्हाइट नाइट्स में जगह बनाई है। मेरे अंदर मास्टर का खून दौड़ता है। वो अपनी विशाल तलवार निकालकर चारों ओर के ऑर्क्स को मारने लगता है, उनके सिरों को भेदते हुए अपना गुस्सा निकालता है।
उसके साथ खड़ा डार्क एल्फ यून उसे रोकते हुए कहता है, काइडो शांत हो जाओ। काइडो अब भी गुस्से में है क्योंकि वो अपनी लेवल बढ़ा नहीं पा रहा। उसका लेवल 1500 पर जाकर रुक गया है। वो गुस्से में कहता है, सामान्य एल्फ का लेवल तो 700 पर रुकता है, लेकिन मैं उन सबसे अलग हूं। मैं इस लिमिट को तोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ते हुए खुद से वादा करता है कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनेगा। उधर डंजन के तीसरे फ्लोर पर लाइट और उसकी टीम पूरी तरह से क्लियर कर चुकी है। वो आज का दिन यहीं खत्म करने का फैसला करते हैं और सारे मैजिक जेम्स इकट्ठा करते हैं ताकि लेवल क्लियर करने का सबूत मिल सके। सब कुछ लेने के बाद वो वापस सतह की ओर लौटने लगते हैं और रास्ते में इस डंजन की खूबसूरती को महसूस करते हैं। लाइट सोचता है कि अगर उनके पास उड़ने की एबिलिटी ना होती तो एक फ्लोर से दूसरे तक पहुंचने में ही घंटों लग जाते, लेकिन उनकी स्किल्स की वजह से वो एक ही दिन में कई फ्लोर पार कर लेते हैं। वापसी के रास्ते में उन्हें कुछ यंग एडवेंचरर्स गॉब्लिन से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लाइट थोड़ी देर उन्हें देखता है। उनकी टीम वर्क काफी अच्छी होती है और वो गॉब्लिन्स को खत्म करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तभी पीछे की झाड़ियों से एक बुश स्नेक धीरे धीरे मेज लड़की पर हमला करने आता है। लाइट झट से नीचे उतरता है और उस सांप को मार देता है। वो उन एडवेंचरर्स से कहता है, हमेशा सिर्फ सामने के दुश्मन पर ध्यान मत दो, आसपास क्या चल रहा है ये भी समझो। वो सब लाइट को धन्यवाद देते हैं, लेकिन तभी जंगल से कई वुल्व्स निकल आते हैं। सभी डर जाते हैं और भागने की सोचते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो भेड़िए हमला नहीं करते बल्कि उल्टा भाग जाते हैं। उनकी हैरानी का जवाब कुछ सेकंड बाद मिलता है। जंगल से एक विशाल मैंटिस निकलता है जिसकी हरकतों से जमीन हिलने लगती है। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो सामने जो भी है उसे कुचल देने के लिए तैयार था। अब उसके और उन एडवेंचरर्स के बीच सिर्फ एक ही शख्स खड़ा था, लाइट। जब बच्चे उस मॉन्स्टर से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी लाइट उनसे पूछता है कि क्या वो उस मॉन्स्टर का शिकार खुद कर सकता है। निमुमु बताती है कि वो मैंटिस लेवल 500 का है, जिसे सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी टीम को पीछे हटने के लिए कहते हैं। तभी वो मैंटिस तेजी से उन पर हमला करता है और गोल्ड आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेता है। थोड़े वार पलटवार के बाद गोल्ड समझ जाता है कि ये दुश्मन इतना आसान नहीं है। लाइट तुरंत एक फायर एरो का मैजिक करता है, लेकिन मैंटिस अपनी साइथ से उसे वापस मोड़ देता है। ये देखकर बच्चों का लीडर अपनी मैजिशियन साथी मिया को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन मिया तो लाइट को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उसने बिना कोई स्पेल बोले स्पेल कर दिया था। लाइट उसे कहता है कि वो उसकी तारीफ करने की बजाय लड़ाई पर ध्यान दे। गोल्ड उन्हें आश्वासन देता है कि वो ठीक रहेगा और बच्चों से कहता है कि ध्यान से देखें कैसे वो अटैक और डिफेंस को साथ मिलाकर लड़ता है। जैसे ही वो बोलता है, मैंटिस दोबारा हमला करता है। गोल्ड अपने शील्ड से उसके वार को रोक देता है और टक्कर से उसका एक साइथे टूट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए गोल्ड तेजी से आगे बढ़ता है और मैंटिस की एक टांग काट देता है। अब लाइट की बारी आती है। वो पूरे जोश से कई फायर एरोज एक साथ छोड़ता है। मैंटिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीर बीच में मुड़कर उसके पीछे लग जाते हैं और उसकी पीठ में धंस जाते हैं। मिया हैरान रह जाती है क्योंकि लाइट एक साथ 30 से ज्यादा होमिंग एरोज को कंट्रोल कर रहा था। घबराकर मैंटिस भागने लगता है, लेकिन लाइट सामने फायर वॉल बना देता है। मैंटिस आग के ऊपर से उड़ने की कोशिश करता है, तभी निमुमु हवा में कूदकर अपने डैगर्स निकालती है और एक ही वार में उस मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट देती है। निमुमु अपनी जीत पर इतराती है, लेकिन गोल्ड हंसते हुए कहता है, अरे बच्ची जैसी हरकत मत कर, तूने सारा कीमती मॉन्स्टर मटेरियल बर्बाद कर दिया। ये सुनकर निमुमु घबरा जाती है, जबकि बच्चे हैरानी से देखते हैं कि लाइट की टीम ने इतने खतरनाक बीस्ट को कितनी आसानी से हरा दिया। थोड़ी देर बाद निमुमु लाइट से माफी मांगती है और बच्चे मैंटिस के पार्ट्स में एक परफेक्टली इंटैक्ट मॉन्स्टर जेम पाते हैं। गोल्ड खुश होकर कहता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी, वरना निमुमु का वार उस जीम को भी तोड़ देता। लाइट उस स्कोर को देखकर सोचता है कि ये प्रूफ गिल्ड में देने के लिए काफी होगा ताकि उनका रैंक बढ़ सके। बच्चे उत्सुक होकर पूछते हैं, क्या आप लोग रैंक बढ़ाने वाले हाई रैंक एडवेंचरर्स हैं? लाइट मुस्कुराकर कहता है, नहीं, हम तो बस F रैंक हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिया अपने मैजिक से एक बड़ी वाटर बबल बनाती है ताकि लाइट की टीम साफ सफाई कर सके। गोल्ड हंसते हुए कहता है कि उसका आर्मर फिर से चमकने लगा है, तो लाइट आगे बढ़कर अपने हाथ धोने लगता है और बच्चों को भी कहता है कि वो भी साथ में धो लें। वो उनका धन्यवाद करता है। बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे इसमें क्या, आपने तो हमारी जान बचाई है। फिर वो लाइट को रात में अपने साथ रुकने का इन्विटेशन देते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था। लाइट पहले मना करता है, लेकिन लीडर कहता है कि उसकी बहन मिया को उसकी मैजिक टेक्निक सीखने की बहुत इच्छा है। मिया की चमकती आंखें देखकर लाइट हाँ कर देता है और सब लोग कैंप फायर के पास बैठकर खाना खाने लगते हैं। लाइट उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स मेजेस थे,
और मिया में भी अच्छी मैजिकल टैलेंट है। मिया हंसते हुए कहती है कि उसकी एबिलिटीज इतनी खास नहीं है जितनी वॉइसलेस स्पेल्स की। उसका भाई पूछता है कि क्या चांटलेस कास्टिंग सच में इतनी बड़ी बात है। मिया समझाने लगती है जादू 3 क्लास में बांटा गया है। कॉम्बैट क्लास जैसे फायर एरो जो सिंगल टारगेट के लिए होता है, प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे फायर वॉल जो क्राउड कंट्रोल के लिए होता है, और स्ट्रेटेजिक क्लास स्पेल्स तो पूरे एरिया पर असर डाल सकते हैं। बताती है कि स्ट्रैटेजिक लेवल के स्पेल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे होते हैं और उन्हें कई हाई लेवल मेजेस मिलकर एक साथ चांट करते हैं। ड्रैगनूट्स, एल्व्स और डीमन किन जैसी रेसेस ये स्पेल्स आसानी से कर सकती हैं क्योंकि उनमें नेचुरल मैजिक टैलेंट होता है, लेकिन इंसानों में ये पावर नहीं होती। इसलिए मिया कहती है कि लाइट एक वर्ल्ड क्लास प्रोडिजी है क्योंकि वो बिना मंत्र बोले स्पेल्स करता है, जबकि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है। गोल्ड उसकी बातों से प्रभावित होकर सिर हिलाता है और लाइट हंस देता है। रात में जब सब शांत हो जाते हैं, मिया का भाई मुस्कुराकर कहता है तुम्हारे पास चाहे जितनी पावर हो लाइट, लेकिन तुम अंदर से एक अच्छे इंसान लगते हो। अपनी बहन को खुश करने के लिए उसका भाई मुस्कुराते हुए कहता है तू जरूर कामयाब होगी जब तू डची मैजिक स्कूल में एडमिशन ले लेगी। मिया थोड़ा शर्माती है, लेकिन लाइट को अब डची के बारे में जिज्ञासा होती है क्योंकि ये 9 अलग अलग रेसेस के मिलकर बना हुआ एक यूनियन था। गोल्ड भी कहता है कि अगर मिया उस दुनिया के सबसे बेहतरीन मैजिक स्कूल में दाखिला पा गई है, वो वाकई बहुत टैलेंटेड होगी। मिया का भाई बताता है कि भले ही उसे एडमिशन मिल गया था, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाई कि उनके माता पिता जो उसकी फीस भरते थे एक एपिडेमिक में मर गए। के जाने के बाद भाई बहन अकेले रह गए और उन्होंने गिमारा और वर्डी के साथ मिलकर एक एडवेंचरिंग पार्टी बनाई ताकि पैसे कमा सके। भी भाई के दिल में उम्मीद है कि एक दिन वो मिया को डची एकेडमी भेज पाएगा और उसका सपना पूरा कर सकेगा। मिया खुद को बोझ समझते हुए कहती है कि सबको उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस आराम से अपना काम करें। भाई बहन को इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते देख लाइट को अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। मुस्कुराकर बच्चों से कहता है तुम सब बहुत आगे जाओगे, बस इसी तरह मेहनत करते रहो। लाइट मिया की टैलेंट की तारीफ करता है, लेकिन मिया को लगता है वो बस उसे खुश करने के लिए कह रहा है। लाइट गंभीर होकर कहता है कि वो सच बोल रहा है और उसकी बात सुनकर मिया के अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। देर बाद पार्टी का लीडर लाइट से पूछता है कि वो एडवेंचरर क्यों बना। लाइट धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। निमुमू बताती है कि एक अटैक में लाइट का पूरा परिवार मारा गया था, उसी में लाइट को जलने के निशान भी आए, इसलिए वो सब उसके साथ सफर कर रहे हैं ताकि उसका इलाज हो सके। समझाता है कि लाइट के परिवार ने कभी उनकी मदद की थी, इसलिए अब वो लाइट का कर्ज चुकाने के लिए उसके साथ है। जैसे जैसे लाइट की दुख भरी कहानी खत्म होती है, माहौल अचानक चुप और भारी हो जाता है। माहौल हल्का करने के लिए गिमरा अचानक पूछता है निमुमू और गोल्ड शादीशुदा हैं? निमू झट से जवाब देती है क्या बकवास, मैं उस घमंडी आदमी को कभी पसंद नहीं कर सकती। गोल्ड भी मुस्कुराकर कहता है मुझे भी वो पसंद नहीं है, उसका बॉडी और एटीट्यूड दोनों किसी बच्ची जैसे हैं। सुनकर गिमरा सोचता है कि शायद अब उसका चांस बन जाए और वो मजाक में निमुमू को प्रपोज कर देता है कि निमुमू कहती है दिल तो सिर्फ लाइट का है। गोल्ड बीच में बोल पड़ता है अगर तूने हमारे मास्टर को छुआ भी तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होगा, और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है जो पूरी रात चलता रहता है। उधर कहीं और काइडो एक मॉन्स्टर को काट गिराता है और यानक उसकी तारीफ करता है। काइडो गुस्से में कहता है मेरी लेजेंडरी तलवार ग्रैंडियस का इस्तेमाल मैं घास काटने के लिए नहीं करता। यानक जो एक डार्क एल्फ था उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे इन मॉन्स्टर्स के सैंपल्स अपनी लेवल लिमिट तोड़ने की रिसर्च के लिए चाहिए। जब सारे मॉन्स्टर सैंपल्स इकट्ठे हो जाते हैं, यानक कहता है कि अब उन्हें ह्यूमन रेस के सैंपल्स भी लेने शुरू करने चाहिए। कुछ हफ्तों बाद लाइट एडवेंचरर्स गिल्ड लौटता है अपने डंजन से जुटाए गए कीमती सामानों के साथ। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसकी तारीफ करते नहीं थकती और निमुमू गर्व से कहती है मेरे मास्टर को तो सीधा S+ रैंक मिलना चाहिए। लाइट उसे नजरअंदाज करते हुए रिसेप्शनिस्ट से पेमेंट तैयार करने को कहता है और वो उसे इंतजार करते हुए चाय पीने का सुझाव देती है। गिल्ड से लौटते वक्त लाइट की टीम नोटिस करती है कि अब गिल्ड के लोग उनके साथ कितना अलग व्यवहार कर रहे हैं। जैसे ही वो शहर से गुजरते हैं, लोग फुसफुसाते हैं वो ही हैं जिन्होंने उस खतरनाक मैंटिस को हरा दिया था। लाइट अंदर से थोड़ा खुश होता है क्योंकि अब उसकी फेम फैल चुकी थी। तभी डंजन के पास खड़े कुछ एडवेंचरर्स उसे रोकते हैं और पूछते हैं क्या आप ब्लैक मॉटली से हैं? लाइट चौंक जाता है तो वो बताते हैं कि शहर वालों ने उसकी पार्टी को यही नाम दिया है। निमुमू तुरंत उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है मानो उन्हें शक हो कि ये लोग कुछ गलत सोच रहे हैं, लेकिन वो एडवेंचरर्स मुस्कुराकर कहते हैं कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और खुद को सुवालिन और गिलबर्ट के नाम से परिचित कराते हैं। सुवालिन को जानना था कि लाइट इतना अंदर डंजन में कैसे गया और उस मैंटिस को कैसे हरा दिया, लेकिन गिलबर्ट को इस बात पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। ये सुनते ही निमुमू गुस्से में आ गई। उसने अपना डैगर सीधा गिलबर्ट की गर्दन पर रख दिया और बोली क्या तू मेरे मास्टर को झूठा कह रहा है? माहौल बिगड़ता देख सुवालिन बीच में आ गया और समझाने लगा अरे नहीं, हम तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर लाइट थोड़ा हैरान हो गया। सुवालिन ने मुस्कुराते हुए कहा दरअसल आप लोगों को देखकर इंसानों को फिर से उम्मीद मिली है कि हमारी रेस भी मजबूत हो सकती है। इतने में सुवालिन की पार्टी के बाकी लोग उसे बुलाते हैं तो वो वहां से चला जाता है। पास खड़े दूसरे रेसेस के एडवेंचरर्स ये सब सुनकर गुस्सा हो जाते हैं
और बड़बड़ाते हैं कि इंसान तो बस ख्वाब देख रहे हैं। निमुमू उनकी बातें नोटिस करती है तो गोल्ड मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, अगले मिशन में अपने रिजल्ट से ही इन्हें चुप कराएंगे। अब लाइट की पार्टी की बारी आती है और वो डंजन के अंदर जाती है। लाइट कहता है, चलो सीधे 5th फ्लोर चलते हैं। लेकिन तभी वो हवा में उड़ते हुए नीचे मिया की पार्टी को देख लेते हैं। वो नीचे उतरकर उनसे मिलने जाते हैं। मिया अपने भाई के साथ उन्हें देखकर खुश हो जाती है। उसका भाई उसे आगे धकेलता है और कहता है, बताओ लाइट को जो तुमने बनाया है। थोड़ी झिझक के बाद मिया लाइट को एक अजीब सा क्रीम देती है। वो बताती है, मैंने ये आपके बर्न मार्क्स के लिए बनाया है। ये निशान तो शायद ठीक ना करे पर दर्द जरूर कम करेगा। लाइट कुछ सोचने लगता है तो मिया को लगता है कि उसे उसका तोहफा पसंद नहीं आया, लेकिन लाइट मुस्कुराकर कहता है, मुझे बहुत पसंद आया, और बदले में उसे भी कुछ देने का फैसला करता है। वो अपना गाचा कार्ड निकालता है जो चमकते हुए एक खूबसूरत ब्रेसलेट में बदल जाता है। वो ब्रेसलेट मिया को देता है। मिया पहले हिचकिचाती है लेकिन लाइट के कहने पर वो उसे पहन लेती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। लाइट मुस्कुराता है और थोड़ी देर बाद उसकी टीम वहां से निकल जाती है। निमुमू पूछती है, मास्टर क्या मिया को SSR रैंक वाला विश ब्रेसलेट देना सही था? गोल्ड समझाते हुए कहता है, वो ब्रेसलेट किसी की सच्ची इच्छा पूरी कर सकता है। लाइट ने सही किया, उसने लड़की की भावना का सम्मान किया। ये सुनकर निमुमू को एहसास होता है कि जिंदगी में हर चीज पैसों या चीजों की कीमत से नहीं आंकी जा सकती। थोड़ी देर बाद उनकी पार्टी डंजन के 5वें फ्लोर पर पहुंचती है जो बर्फ से ढका हुआ था। गोल्ड कहता है, वाह, ये जगह तो परफेक्ट है अपनी प्रेजेंस छिपाने के लिए। निमुमू हंसते हुए बोलती है, अगर तुम्हारा सोने जैसा आर्मर चमकना बंद कर दे तो शायद कोई नोटिस न करे। लाइट पीछे मुड़कर हंसते हुए कहता है, अब मजाक छोड़ो, हमें यहाँ येटी हंट करना है। ना कहकर वो अपने साथियों को उनका काम करने देता है और खुद टेलीपोर्ट होकर घर लौट आता है। वहां पहुंचते ही उसके लॉयल 4 मेड्स महल के अंदर उसका स्वागत करती हैं। मेयो उसे चाय देती है और पूछती है, एडवेंचर कैसा चल रहा है? लाइट मुस्कुराकर कहता है, अभी तक सब ठीक है। फिर वो पूछता है कि फाइनल वॉर की तैयारी कैसी चल रही है? ली जवाब देती है कि लगभग सब तैयार है। लाइट सोचता है कि शायद उसे लौटने की जरूरत ही नहीं थी। कहता है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए बस इस्तेमाल करते रहो। भी निजुना पूछती है, मास्टर मेरा स्पेशल मिशन क्या होगा? लाइट मुस्कुराकर कहता है, तू बस किले की रखवाली कर, तेरा वक्त आएगा तब मैं खुद बुलाऊंगा। निजुना कहती है, ली जल्दी अपना काम खत्म कर, ना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। सब हंस पड़ते हैं। लाइट आराम से अपनी चाय की चुस्की लेता है और सोचता है, अब वक्त आ गया है साशा को मिटाने का। इसी बीच स्वालिन की पार्टी डंजन के 3रे फ्लोर पर रात में आराम कर रही होती है। स्वालिन गिलबर्ट से पूछता है, तुझे क्या लगता है लाइट के बारे में जो बातें चल रही हैं वो सच है? गिलबर्ट हिचकिचाकर कहता है, मुझे नहीं लगता वो इतना ताकतवर हो सकता है। सुवालिन कहता है, मिया तो खुद विटनेस है, शायद लाइट किसी पुराने महान हीरो का पुनर्जन्म है। ये सोचकर दोनों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। शायद एक दिन कोई हीरो फिर से लौट कर आएगा और उनकी रेस को विजय की ओर ले जाएगा। थोड़ी देर बाद सुवालिन उठता है और कहता है, मैं जरा जंगल की तरफ जा रहा हूँ। रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। सुवालिन वापस आता है तो वो जोर से गिलबर्ट को बुलाता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे गिलबर्ट का कटा हुआ सिर पड़ा होता है। सामने काइडो खड़ा होता है, बेहद गुस्से में और बेसब्र कि सुवालिन को लौटने में बहुत देर हो गई थी। एहसास होता है कि उसके साथी बिना लड़े ही मारे गए। सुवालिन के दिमाग में आता है कि अब इस ताकतवर एल्फ के सामने उसकी कोई उम्मीद नहीं है। काइडो गुस्से में गिलबर्ट के सिर पर पैर रखकर उसे कुचल देता है ताकि सुवालिन भड़क जाए, लेकिन सुवालिन शांत रहता है। एक स्मोक ग्रेनेड फेंक कर वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए वो सोचता है कि अब काइडो उसे नहीं देख पाएगा, इसलिए शायद वो अपनी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन तभी काइडो किसी तरह स्मोक के अंदर से भी उसे देख लेता है। हवा में उड़ते हुए अपने मैजिक स्पेल से सुवालिन पर हमला करता है। सुवालिन जमीन पर गिर जाता है, हैरान और डरा हुआ, आखिर ये कैसे हो गया। जब काइडो अपने स्पेल के साथ हवा में तैर रहा होता है, यनक पीछे से आता है और अपनी रॉड से काइडो को रोक देता है। यनक गुस्से में काइडो पर चिल्लाता है कि उसने सारे इंसानों को क्यों मार डाला, उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिंदा सब्जेक्ट्स चाहिए थे। काइडो कहता है कि एक ही सब्जेक्ट काफी है, लेकिन यनक बोलता है कि उसे और चाहिए क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा असफलता का खतरा रहता है। खतरनाक डार्क एल्फ मुस्कुराता है एक पागलपन भरी हंसी के साथ। उसके लिए इंसान बस बेकार कीड़े मकोड़े हैं जो उसके भयानक एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनने लायक हैं। यही था एपिसोड 5। आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला पार्ट मिस ना करें और अगला वीडियो स्क्रीन पर देखना ना भूलें।